सो लेक्चर 8 की बात करते हैं, जहाँ पे मल्टीपल इंटीग्रल्स हमारा टॉपिक है पहला, जिसके अंदर पहला डबल इंटीग्रल्स हम पढ़ रहे हैं। तो डबल इंटीग्रल्स का मतलब है ये इंटीग्रेशन हमें करना है डबल। अच्छा, ऐसा कुछ हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था, बट वहाँ पे एक चीज़ थी कि जो फंक्शन था वो इंडिपेंडेंट था एक्स और वाई से, मतलब ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अलग, ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर अलग। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, और ये मान लो किसी ए के अराउंड डी हम कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे आर क्या है, बाउंडेड रीजन है, ये याद रखना है। ओके, तो अब ये जो कर रहे हैं इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन, इसका क्या मतलब है, एक फंक्शन है, मतलब कर्व है फाई एक्स वाई जेड। तो जेड क्या है, सरफेस है, तो हम एक्चुअली में जेड इजकल टू एफ ऑफ एक्स वाई निकाल रहे हैं। ये मतलब एक तरीके से ये प्रोजेक्शन है, ये जेड पे एक्स और वाई का प्रोजेक्शन है, तो उसको देखेंगे अभी इसका मतलब क्या है। तो ये हमने लिखा इंटीग्रेशन, ये हमारा डबल इंटीग्रल आर एफ एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं आप। और क्या लिख सकते हैं हम इसकी जगह, हम एफ एक्स वाई डी एक्स अपॉन डी एक्स इंटू डी वाई लिख सकते हैं। इनका ऑर्डर अलग अलग करके लिख सकते हैं, दोनों इक्वल है। तो हम निकाल रहे हैं वॉल्यूम, ये शॉर्टकट मान लो कि ये हम z का वॉल्यूम निकाल रहे हैं। डबल इंटीग्रेशन डी वाई अपॉन डी वाई इंटू डी एक्स करो, या ट्रिपल इंटीग्रेशन डी जेड डी वाई डी एक्स करो। तो डी एक्स डी वाई डी जेड अगर हम करें तीनों में ट्रिपल इंटीग्रेशन, या बोले तो डबल इंटीग्रेशन जेड डी वाई अपॉन डी एक्स का कर रहे हैं, तो गिव्स वॉल्यूम ऑफ सरफेस, ये जो सरफेस है कर्व इक्वल टू सी टेकन ओवर टू डायमेंशनल आर, एक रीजन में, मतलब एक हमारा सरफेस है उसको एक केवल रीजन, बाउंडेड रीजन में ले रहे हैं, ये है पूरा, हम केवल इतने में ले रहे हैं, तो उसका ये हमें वॉल्यूम निकाल के दे रहा है। दिस टू फॉर्मूला गिव्स वॉल्यूम इन रीजन आर ओनली। ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो रीजन ले रहे हैं, जो ऊपर के दो फॉर्मूला है, एक ये वाला ये वाला और ये वाला, ये हमें क्या दे रहा है, ये केवल हमें आर दे रहा है, वॉल्यूम दे रहा है केवल आर में दे रहा है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो हाउ टू इवैल्यूएट डबल इंटीग्रल, अब डबल इंटीग्रल को निकालते कैसे हैं वो देखते हैं। आई इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन आर रीजन में एफ ऑफ एक्स वाई, मतलब आर को हम रीजन, एक रीजन लेते हैं जो कि बाउंडेड बाई टू कर्व्स, ये यहाँ पे समझना इंपॉर्टेंट है। एक वाई इक्वल टू एफ एक्स है, एक वाई इक्वल टू जी एक्स है। तो इस फॉर्म में दो कर्व हैं, तो ये जो हमारा ग्रीन वाला है ये वाई इक्वल टू जी एक्स है। ओके, ग्रीन वाला, ये ग्रीन वाला एंड ऑन द अपोजिट नोट ये जो रेड वाला है ये वाई इक्वल टू एफ एक्स है। अब हम क्या लेते हैं, एक स्ट्रिप लेते हैं, छोटी सी वर्टिकल स्ट्रिप लेते हैं। ओके, ये पूरा रीजन आर है जो शेडेड है, इस रीजन में हम निकाल रहे हैं, ये दो एरिया यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पहले आप इंटरसेक्शन के पॉइंट्स निकालिए। तो वी गेट ए कॉमा सी और बी कॉमा डी आए, तो हमारी लिमिट को होगा, आप फिक्स कर दो एक्स को ए कॉमा बी पे। ए कॉमा बी पे क्यों, बिकॉज आप क्या कर रहे हैं, ए वाली लिमिट कौन सी है, ये ए है, और यहाँ पे कहीं बी होगा, और यहाँ पे कहीं सी होगा, और यहाँ पे कहीं डी होगा। तो हम क्योंकि एक्स के उसमें कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स वाली लिमिट लेंगे, तो एक्स को फिक्स कर देंगे ए टू बी में, और वाई को जी एक्स से जी। अब आप ये बात करो कि ये जो स्ट्रिप है इसको मैं थोड़ा यहाँ बड़ा करके बनाता हूँ, ये वर्टिकल स्ट्रिप है, तो इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है आपका, इधर तो आपका इसको जब इंटीग्रेट करोगे, मतलब ये स्ट्रिप आपको, आप चाह रहे हैं कि पूरा एरिया दे, तो आप इधर से इधर जा रहे हो। ओके, और यहाँ पे आप जो ये ग्रीन वाला कर्व है इससे रेड वाले कर्व तक जा रहे हो, जी एक्स से एफ एक्स तक, इसीलिए वाई जी एक्स से एफ एक्स। तो आई एक्स इक्वल टू ए से बी, वाई जी एक्स से एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। तो पहले डी वाई लिखेंगे, ये याद रखेंगे, क्योंकि y का फंक्शन आप ले रहे हैं, मतलब जो आप बाद में लिखते हैं, जैसे dx लिखा तो उसी की लिमिट कांस्टेंट आप बाहर लिख लेते हैं, ये याद रखेंगे। ये मैं यहाँ भी करके दिखाता हूँ आपको, लाइक मैंने ये बाद में लिखा dy, तो इसी dy को मैं बाहर लिख लूंगा। ओके, c से d, यहाँ पे उल्टा कर दिया, टू चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन फिक्स y इक्वल टू c से d, मतलब यहाँ पे मैं क्या रह रहा हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले रहा हूँ, ये कुछ ऐसा है, मैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले रहा हूँ, ऐसा। अब इसको मैं ये C से ये D तक अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं, और ये ऊपर वाला कर्व हमारा कौन सा था, हमारा एफ एक्स था, ऊपर वाला रेड वाला ये एफ एक्स था, ये जी एक्स था, तो ये चीज़ है, ये पहले इसको टच कर रहा है, फाइनली इसमें जा रहा है। तो आप ऐसे स्ट्रिप जो बहुत सारी हैं, आप एक के अराउंड इंटीग्रेट कर दो तो पूरा आपको ये निकल के आ जाएगा वॉल्यूम। ये एफ एक्स से जी एक्स, तो ये इस तरीके से होगा, एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स वाई, क्योंकि वाई इक्वल टू एफ एक्स था, फंक्शन तो वही रहेगा, और जी इक्वल टू जी, एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स वाई से जी इनवर्स वाई तक, और क्योंकि डी एक्स लिया है तो ये हमारा एफ एक्स वाई, तो डी एक्स ये इससे मैच होता है।
और ये dy जो है, क्योंकि dy लिया है बाद में, तो पहले आप x dx के अराउंड इंटीग्रेट करेंगे, फिर बाद में ये कांस्टेंट लिमिट जो भी बचेगा आपका इंटीग्रेशन, मतलब जो भी आपका इनिशियल इंटीग्रेशन बचेगा, मैं क्या कह रहा हूं कि ये जो भी इंटीग्रेशन करने के बाद जो भी चीज़ बचेगी उसका आप c से d dy के अराउंड इंटीग्रेशन कर दो। तो ये पॉइंट है डबल इंटीग्रेशन, मतलब उसका डबल इंटीग्रेशन निकालने का और उसका ऑर्डर चेंज करके निकालने का। तो हमने यहाँ तक देखा था। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। लाइक क्वेश्चन नंबर 1, ये फॉर्मूला हमारा निकला था चेंज ऑफ ऑर्डर का। इस तरीके से 0 से 1 पहले dy है, तो ये हम किसका कर रहे हैं, पहले पूरा ये हमारा y की लिमिट है, ये लिमिट y की है। y की लिमिट में ऐसा कुछ आ रहा है जिसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, यहाँ पे इसको हम कर सकते हैं। ओके, ई रेज टू वाई, एक्स क्या है, कांस्टेंट है, तो यहाँ पे पहली चीज़ यही याद रखनी है कि जब आप y के रेस्पेक्ट में करें dy, तो आप बाकी को इसको कांस्टेंट मान के चले कि ये कांस्टेंट है, तब हमको इसको इंटीग्रेट करना है। तो इसका इंटीग्रेशन बोलें तो ये आया। अब इसमें हमें फिर करना है dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, और ये क्योंकि ये कांस्टेंट था 1/x, तो कांस्टेंट जो 1/x नीचे आता है वो x ऊपर हो गया। अब x के रेस्पेक्ट में करना है x इंटू ये, तो ये इंटीग्रेशन बाई पार्ट से करेंगे, तो ये ऐसे होगा। और पहले इसमें हमें ये लिमिट्स भी लगानी है, ये और ये एक्स स्क्वायर है ये, तो लिमिट्स लगाने के बाद ये हमारा कुछ ऐसा है। तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट से करके, इंटीग्रेशन तो सीखा हुआ वो पहले की बात है, यहाँ कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, तो ये हमारा 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट था कि आपको अगर y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं dy, तो आप x को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करो, अगर dx के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो आप y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये लिमिट दी है, ओके, ई एक्स स्क्वायर डी एक्स, क्योंकि ये डी एक्स स्क्वायर है तो ये हमारा लिमिट किसकी है, x की लिमिट्स है, ये x की लिमिट है। सिमिलरली ऑन द अदर हैंड ये y की लिमिट्स है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि इसको नहीं करना है, डोंट डू इट इज डू इट एज इट इज, बिल्कुल ऐसे नहीं करना है, बिकॉज ई रेक्स टू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। अब इस तरीके से अगर आपको दिखे तो आप चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारा कॉन्सेप्ट है। तो चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, उसमें क्या कॉन्सेप्ट रखते हैं वो देखते हैं। लाइक इसी में लिमिट्स के हिसाब से हम क्या करते हैं कि एक डायग्राम बनाते हैं। लिमिट क्या कह रही है कि ये तो 0 से 1 जा रहा है y, सो ये आपका 0 से 1 जा रहा है y, ओके। x कहाँ, 2y से 2, या बोले तो y इक्वल टू x/2, तो y इक्वल टू x/2 जो आपने यहाँ से निकाला आप वो बनाओ। y इक्वल टू x/2 क्या है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, ओके, स्ट्रेट लाइन है। और हमारा 2x y जा कहाँ तक रहा है, सॉरी x जा कहाँ तक रहा है, 2 तक जा रहा है। तो ये बोले कि ये लाइन और ये हमारा इसके बीच में स्ट्रेट लाइन है, ये हमारी स्लोप वाली लाइन है, इसके बीच में हमें निकालना है। तो ये रीजन इन लिमिट से डिफाइन होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो रीजन निकल के आता है वो लिमिट से निकल के आता है। ये हमारा रीजन निकल के आया। अब हम क्या करते हैं, फिक्स x को फिक्स कर देते हैं 0 से 2 तक, मतलब x को हमने फिक्स किया है, ये पहली लिमिट, ये लिमिट, और y हमारा फिक्स कहाँ था, 0 से x/2 तक। y हमारा 0 से, ये आपका y, और इस पॉइंट पे क्या है, ये x/2, यहाँ तक है y 0 से 1 तक। तो 1 पे y क्या हो रहा है वो हमें देखना है कि 1 इनिशियल क्वेश्चन में 0 से 1 तक था, तो अब 1 पे y क्या हो रहा है वो हमको देखना है। तो इस हिसाब से हमने लिमिट्स को चेंज कर दिया। और पहले लिमिट्स क्या थी, पहले लिमिट्स x की ऐसे थी, ओके, कहाँ से, 2y से लेके 2 तक, या बोले तो y इक्वल टू x/2 इस लाइन से लेके 2 तक। अब हमारी लिमिट्स ये निकल के आई, ओके, वो चेंज कर देंगे। ये dy पहले है तो ये dy की लिमिट्स जो कि है 0 से x/2 तक, ये 0 से x/2 तक। अब इसको जब करेंगे तो हमें एक्स स्क्वायर को एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट करना है, तो ये एक्स स्क्वायर और dy का हो जाएगा y, और उसमें ये लिमिट लगा देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कैसे सॉल्व होता है। ये हमारा कुछ ऐसे आया, ई रेज टू एक्स स्क्वायर इंटू x/2, इसको हमने कर रखा है कुछ देर पहले प्रीवियस लेक्चर्स में, तो इसमें हम एक्स स्क्वायर को टी रखेंगे और जो भी प्रोसेस होगा तो फाइनल हमारा आंसर ये निकल के आ जाएगा, ओके। तो चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ वेरिएबल के लिए, सॉरी, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन के लिए मेन चीज़ क्या है कि आपको ये डायग्राम बनाना आना चाहिए, ये बनाना आना चाहिए। जब तक ये नहीं बना सकते तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता।
तो इसीलिए थोड़ा सा क्या है, मल्टीपल इंटीग्रल थोड़ा सा मतलब वो खासकर इंटीग्रेशन ही मतलब ऊपर टफ लाइन पे चला जाता है, बट उतना टफ नहीं है, बट हाँ है। तो लाइन की इक्वेशन लिखना और ये सब मतलब पर्टिकुलर सारी चीज़ें ही अच्छे से आनी चाहिए। एक दो तीन क्वेश्चन और देखेंगे उसमें यही चीज़ करेंगे तो थोड़ा सा क्लियर होगा। यहाँ पे भी वही चीज़ है, ये डी जेड डी वाई डी एक्स, तो ये z की लिमिट, x की लिमिट, y की लिमिट और x की लिमिट, ये हमने खुद लिखा है। ओके, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं था, ये चीज़ हमने खुद लिखी है। कैसे देख के हमने क्या किया, बहुत ईजी, इधर से एक एरो बनाया, वही एरो इसी पॉइंट से इधर बन जाएगा। तो अगर इधर सबसे पहले z है तो इधर सबसे पहले z होगा, इधर y है तो इधर y होगा। इस तरीके से ये हमको करना है, cos y upon y dz। ओके, तो पहले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे हमने ये कर लिया, डी जेड का z कर लिया 0 से 2 डी वाई डी एक्स। अब जो ये हमारा cos y upon y dy आ रहा है, तो इसका इंटीग्रेशन करना cos y upon y नहीं मतलब उतना आसान है, तो हम इसको ऐसे नहीं करते, हम क्या करते हैं, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहाँ तक तो क्वेश्चन था। अब ये क्या है, एक तरीके से हमारा क्या बन गया, 2 बन गया, तो ये हमारी लिमिट सॉल्व हो गई, तो ये डबल इंटीग्रल की तरह ही आ गया। ओके, एक्स और वाई में आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं, बाहर मान लो कि 2 लगा है, तो ये जो डी जेड दिया है इसको देख के घबराना नहीं है, तो बहुत ईजी मतलब है इसको सॉल्व करना विद रिस्पेक्ट टू डी जेड। अब हमारा क्वेश्चन इतना बचा, हमारा जो ये y इजकल टू एक्स से पाई है और x इजकल टू 0 से पाई है। ओके, तो x कहाँ से है, 0 से लेके, और ये x इजकल टू पाई, इस पॉइंट तक हमारा ग्राफ है। ओके, y में देखने हैं, y में क्या एरिया चल रहा है हमारा, y क्या है, 0 से पाई। अब पहले यहाँ देखते हैं, ये तो हमने फिक्स किया, हम फिक्स करते हैं। ओके, ये हम करते हैं 0 x से पाई है, मतलब जो y इजकल टू एक्स ये लाइन है, इस लाइन के शुरू होने से लेके और कहाँ तक, पाई तक, y इजकल टू, ये कहाँ से निकल के आया, ये दोनों चीज़ कहाँ से निकल के आई, ये इन लिमिट से निकल के आई, y इजकल टू एक्स एंड y इजकल टू पाई। मैं इसको अगर लिखूँ तो y इजकल टू एक्स एंड y इजकल टू पाई, ये जो दोनों चीज़ें हैं, यहाँ से क्या समझ में आ रहा है हमें कि एक लाइन y इजकल टू एक्स है, ये हमने बनाई, एक लाइन y इजकल टू पाई है, और उसमें उनके बीच में जो एरिया हमारा होगा उसको हम लेंगे। तो हम, ये हमारा बाउंड्री रीजन है, इस एरिया को हम ले रहे हैं जो शेडेड है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, चेंज ऑफ ऑर्डर करते हैं, तो हमें लिमिट चेंज करनी पड़ती है। तो अब हम क्या करेंगे, ओके, अब हम ये करेंगे कि y को फिक्स करेंगे, क्योंकि y x से फिक्स था उसको उल्टा करेंगे 0 से पाई तक। अगर इस ग्राफ में आप देखो तो y यहाँ से 0 से शुरू हो रहा है और ये पॉइंट पाई है, इस पाई तक जा रहा है। अगर आप ऐसी स्ट्रिप लो, यहाँ पे देखते हैं स्ट्रिप का कॉन्सेप्ट, पहले मान लो कि स्ट्रिप ऐसी थी, पहले स्ट्रिप ऐसे थी, तो ये x कहाँ से जा रहा है, x 0 से जा रहा है, और ये स्ट्रिप फिर बाद में और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ओके, ऐसे हो जाएगी, तो ये और ज़्यादा बढ़ गई, तो इसका क्या मतलब हो रहा है कि हमारा x 0 से पाई तक जा रहा है, जो कि शुरू के हमारे इनिशियल क्वेश्चन में था। ओके, इसको समझने में थोड़ा सा टाइम देते हैं। हमारा शुरू में ये इनिशियली था हमारा, हमने स्ट्रिप को ऐसे लिया था और उसको हम क्या कर रहे हैं, वही चीज़ कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं। x की लिमिट 0 से पाई, मतलब ये 0 पॉइंट से लेके, और ये ऊपर वाला मतलब ये स्ट्रिप है, फिर आप बढ़ते जाएंगे तो पाई तक जाएंगे। और y कहाँ से जा रहा है, y x से जा रहा है, y इजकल टू x, मतलब y इस y इजकल टू x लाइन से लेके, और y इजकल टू पाई, मतलब यहाँ से लेके ये इस पॉइंट से लेके ये नीचे वाला पॉइंट क्या है, ये पॉइंट कहाँ है, y इजकल टू x लाइन पे, ये बढ़ता जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू y इजकल टू x लाइन, और ये कहाँ पहुँच जाएगा, जब y हमारा बन जाएगा y इजकल टू पाई। अब इसको हम चेंज कर रहे हैं, ये जो इनिशियली था इसको हम अपने हिसाब से चेंज करना चाह रहे हैं। हमने जो स्ट्रिप लिए थे इनको हम हटा देते हैं। अब हम कुछ स्ट्रिप ऐसी लेंगे, ओके, ऐसी स्ट्रिप लेंगे तो हमारी क्या होगा, अब हमारा y तो हमें साफ साफ दिख रहा है, y यहाँ से शुरू होकर सीधे हाइट में ऊपर बढ़ जाएगा 0 से पाई। तो यही चीज़ करिए, पहले हमने वर्टिकल स्ट्रिप ली थी, अब अपने हॉरिजॉन्टल ली है, सॉरी पहले हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ली थी, अब वर्टिकल स्ट्रिप ली है। सो यही चीज़ हमने करी है। तो अब ये किया तो हमारा क्या बन के आ गया, हमारी ये लिमिट बन के आ गई, पहले ये लिमिट थी, तो हम इनके और इनके बीच में खेल रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो हमने कुछ ऐसे लिया है, अब हमारा y 0 से ऐसे उठ के ऊपर जाएगा पाई तक। अब उसका ये जो तिरछी लाइन है इससे मतलब नहीं है, उसका मतलब किससे होगा, x से। अब ये जो x है वो पहले इस y इक्वल टू एक्स लाइन पे था,
ओके, बट वो शुरू कहाँ से हो रहा है, जीरो से, जीरो से शुरू हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है, y इजकल टू एक्स तक, सॉरी, या x इजकल टू वाई तक, मतलब एक ही बात है। तो ये हमारी फाइनल लिमिट है, x इजकल टू जीरो से x इजकल टू वाई। ओके, अब ये चीज़ हमने यहाँ लगाई है, उसको मैं शो करके दिखाता हूँ, y इजकल टू जीरो से पाई और x इजकल टू जीरो से y। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब क्योंकि जब हमने लिमिट चेंज करी तो इनका ऑर्डर भी चेंज हो गया। अब फिर से ये कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को dx के रेस्पेक्ट में आपको करना है। तो ये क्या आ गया, cos y अपॉन वाई इंटू वाई। एक्स का क्या हुआ, dx का सिर्फ 1 dx का क्या इंटीग्रेशन, x की जगह y रख दिया। तो अब हमारा y से y कट गया, केवल बचा cos x, उसको आसानी से कर सकते हैं। और आंसर जीरो, क्योंकि अगर आप इसमें देखें गौर से, जो प्रॉपर्टी टू इंटीग्रेशन की जो हमने शुरू में पढ़ा था इंटीग्रेशन के, तो ये जीरो से पाई लिमिट है, जिसमें आप क्या रखें, एफ ऑफ एक्स माइनस वाई रखें, मतलब कॉस ऑफ पाई माइनस वाई इजकल टू माइनस टाइम्स। तो एफ ऑफ एक्स जो है वो माइनस इजकल टू माइनस ऑफ एफ एक्स है, या एफ ऑफ वाई है माइनस ऑफ एफ वाई है, मतलब ऑड फंक्शन की तरह है। तो आंसर जीरो आ जाएगा। काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट हैं इसी वाली स्लाइड के अंदर, मतलब बहुत ही ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लेट इंटीग्रेशन हमारा c इंटू डबल इंटीग्रेशन एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। ओके, वेयर r इज द रीजन शोन इन द फिगर। c की कुछ वैल्यू दी है हमें। द वैल्यू ऑफ i इंटीग्रेशन इक्वल्स, वैल्यू पूछिए, गिव द आंसर टू टू डेसिमल प्लेसेस। तो ये एक एनयूटी टाइप का क्वेश्चन रहा होगा। ओके, एनयूटी टाइप का, c की कुछ वैल्यू दी है, ये c है, तो वो तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। तो इसको शुरू करते हैं। पहले इस फिगर में हम देखते हैं, तो y हमारा कहाँ से कहाँ तक है। y को हम 0 से 10 तक फिक्स करते हैं, मतलब y हमारा ये है 0, 0 से 10 तक जा रहे हैं y के रेस्पेक्ट में, ये y है, ये x है, 0 से 10 तक जा रहे हैं। पर जब हम ऐसे ऊपर जाएंगे तो यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो सेम बढ़ रहा है y कांस्टेंट बढ़ा, मतलब 0 से 2 तक तो एकदम, मतलब लिमिट यही होगी, y इजकल टू 0, y इजकल टू 2। बट यहाँ पे ये चीज़ आ रही है, यहाँ पे हमारा लिमिट चेंज होगा। आप अगर देखें गौर से, सो ये जो आपका स्ट्रिप बनाई है मैंने और ये स्ट्रिप बनाई है, ये अलग है। ये स्ट्रिप कांस्टेंट है थ्रू आउट इन दिस रीजन। ओके, अगर आपको दिख रहा हो तो इस रीजन में पूरा कांस्टेंट है ये स्ट्रिप, बट एट द सेम टाइम ये स्ट्रिप बढ़ेगी, इसकी जो विद है ऊपर जाके नेग्लेक्ट हो जाएगी, नीचे जाके इसके बराबर आ जाएगी। तो क्या बोलेंगे, इसको हम एक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, मतलब एक इंटीग्रेशन से नहीं कर सकते, इसके लिए हमें दो रीजन लेने पड़ेंगे। तो जब भी वेन एवर यू गेट टू रीजन्स, तो आप सीधे से क्या चेंज ऑफ ऑर्डर लगाओ, मतलब इस तरीके से हमको सॉल्व ही नहीं करना है। ओके, तो किस तरीके से करना है उसको देखते हैं। अब हम आए इस पे। ओके, अब जो स्ट्रिप हमने वहां पे हॉरिजॉन्टल ली थी, अब वही स्ट्रिप्स हम यहाँ पे वर्टिकल लेंगे। ये वर्टिकल स्ट्रिप ली है मैंने। ओके, ये स्ट्रिप है हमारी, वर्टिकल ली है। अब इस स्ट्रिप को देखो, तो ये स्ट्रिप यहाँ से शुरू होगी तो भी इस लाइन को टच कर रही है। मेरी बात को बहुत बहुत ही गौर से सुनना। जब ये स्ट्रिप मान लो यहाँ है, ये स्ट्रिप है, ये स्ट्रिप है, ये जब ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है एक्स इक्वल टू 1 से, और कहाँ तक जा रही है, एक्स इक्वल टू 5 तक, तो एक्स में तो कोई दिक्कत नहीं है। और जब यहाँ से शुरू हो रही है तो भी इस लाइन को टच कर रही है, और जब खत्म हो रही है तो भी इस लाइन को टच कर रही है। मतलब y इक्वल टू 2x इसका हमने निकाला। ये कैसे निकाला वो भी इजी है, क्योंकि 2 पे ये क्या है, 1 है, मतलब x इक्वल टू 1 पे ये 2 है, और 5 पे ये 10 है, तो इसका स्लोप कितना, डबल है, तो y इक्वल टू 2x। ये यहाँ से आया, ये आप निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये आया। अब ये इस पॉइंट पे भी, और ये जो आखिरी पॉइंट पे हम स्ट्रिप लेंगे तो वो भी टच कर रही है हमेशा इस लाइन को। तो y की लिमिट कहाँ से होगी, y की लिमिट ये 2 से लेके और हमारा यहाँ तक होगी, सॉरी, y की लिमिट ये y यहाँ से शुरू हो रहा है, ये जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है इसका नीचे y के लिए 0 है, और कहाँ तक जा रहा है, इस लाइन तक जा रहा है जो कि 2x है। तो अब इस तरीके से लिमिट को हमने चेंज कर दिया। लिमिट चेंज करने आने के लिए यहाँ तो देखो डायग्राम दिया था, कभी कभी देता भी है, कभी ईजी होता है तो खुद ही बनाना पड़ता है। तो हमने लिमिट चेंज कर दी, x को फिक्स कर दिया 1 से 5 पे, और y को 0 से 2x। तो ये लिमिट सॉल्व करके मैंने बताई। अब क्वेश्चन में आप लगा दो, अब तो कुछ बचा नहीं है, c की जगह उसकी वैल्यू रख दो। ये c की जगह हमने उसकी वैल्यू रखी, बाकी सॉल्व किया, आंसर आया इक्विवेलेंट टू 0.99। नेक्स्ट देखते हैं बाई चेंज ऑफ वेरिएबल्स। बाई चेंज ऑफ वेरिएबल, तो ये तो हमने ऑर्डर चेंज किया, मतलब इसको पहले ले आए, इसको पहले ले आए। अब हम सीधे सीधे वेरिएबल्स को ही चेंज कर देंगे, मतलब x y और z की जगह हम यूज करेंगे समथिंग एल्स लाइक u v एंड w। तो हमने क्या लिया है,
कि x इक्वल टू एक्स फंक्शन जो है यू वी डब्ल्यू का है, सिमिलरली वाई भी और जेड भी। तो फॉर दिस ये जो ये हैं ये इसको रिप्लेस कर देंगे किससे, मतलब इनको रिप्लेस कर देंगे इसके लिए जो हमने वेरिएबल चेंज किया है इससे। ओके, रिप्लेस बाई फाई ऑफ यू वी डब्ल्यू। तो डी जेड डी वाई डी एक्स जो है या डी एक्स डी वाई डी जेड है उसको हमने फाई ऑफ यू वी डब्ल्यू से रिप्लेस किया। तो ये किसके इक्वल होता है, दिस इज इक्वल टू जैकोबियन ऑफ एक्स वाई जेड अपॉन यू वी डब्ल्यू। जैकोबियन का सीधा सा क्या है कि डो ऑफ एक्स वाई जेड अपॉन डो ऑफ यू वी डब्ल्यू, जो उसका हम मैट्रिक्स बनाते हैं कुछ इस तरीके से डिटर्मिनेंट बना के। तो ये क्या है, इस तरीके से u हमारा सेम बढ़ता है, इस तरीके से v सेम बढ़ता है ऐसे, और जो हमारा x है वो ऐसे होता है, वो कॉलम वाइज होता है। ऊपर वाली जो चीज़ है ये कॉलम वाइज है, नीचे वाली चीज़ रो वाइज है। ये c अपॉन आर ये एक शॉर्टकट है याद रखने के लिए, ये आपका रो वाइज है, सॉरी कॉलम वाइज है आपका एक्स वाई जेड। तो ऊपर वाला चीज़ कॉलम वाइज आप लिखो, नीचे वाली को रो वाली में लिख दो सेम। जैसे इसमें डी एक्स सॉरी डो एक्स सेम है, यहाँ पे डेल यू सेम है। इसको आप सॉल्व कर लो। तो ये जो चीज़ है ये आपका कैसा बन गया, फंक्शन ऑफ, ये आपका एक्स ऑफ यू वी डब्ल्यू, वाई ऑफ यू वी डब्ल्यू, जेड ऑफ यू वी डब्ल्यू क्या बन गया, फाई यू वी डब्ल्यू डी यू डी वी डी डब्ल्यू। तो ये आपके वेरिएबल हमने चेंज कर दिया, हमारा क्या एम था, वेरिएबल्स को चेंज करना। तो ये हमने चेंज किया। अब इसको देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और अब पर्टिकुलर बात कर दी कि वेरिएबल्स हमने कुछ लिए अपने पास से, कि लाइक पोलर हमने लिए, पोलर कोऑर्डिनेट वाले। ओके, एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, कन्वर्जन ऑफ कार्टेशियन इनटू पोलर। ये कार्टेशियन है एक्स वाई जेड, उसको पोलर में चेंज किया आर थीटा में। ये हमारा कैसे चेंज हुआ, ये डी एक्स डी वाई हमारा पूरा चेंज हो जाएगा, जो बन गया डी आर और डी थीटा। बट ये तो हमने सिंपल कर दिया कि इसको चेंज करके ये कर दिया। अब ये फंक्शन में क्या चेंजेस आएंगे, तो x की जगह आर कॉस थीटा, फंक्शन ऑफ आर साइन थीटा का बन जाएगा। और ये जो चीज़ है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्या है, जैकोबियन है ये। तो फाई ऑफ आर कॉमा थीटा, इस जैकोबियन से अब रिप्लेस करेंगे हम। ये किसके इक्वल है, ऊपर हमारा एक्स वाई, नीचे आर थीटा। तो ऊपर x आपका ऐसे होगा, यहाँ पे हमने x को ऐसे फिक्स कर दिया, y को ऐसे और r को ऐसे, बट क्या है वो मल्टीप्लाई होकर वो सॉल्यूशन सेम ही देगा, है चार ही टर्म। तो ये हमने सॉल्व किया। ओके, और इसका आंसर आया r। तो ये हमेशा याद रखेंगे, इस जैकोबियन, ये जो जैकोबियन है इसका आंसर r के इक्वल होता है जब आप कार्टेशियन से पोलर में चेंज कर रहे हैं। ओके, आंसर r ओनली। अगर आप इसको अपोजिट करते, ये डो आर थीटा और डो एक्स वाई करते, ओके, तो आर थीटा एक्स वाई, तो ये इसका इन्वर्स हो जाता है। इसको क्या लिख सकते हैं, जैकोबियन इन्वर्स ऑफ एक्स कॉमा वाई अपन आर कॉमा थीटा। तो आर इन्वर्स क्या मतलब 1/r, क्योंकि प्रॉपर्टी कहती है कि जैकोबियन इंटू जैकोबियन इन्वर्स ऑलवेज इक्वल टू 1। तो जैकोबियन उसका r होता है और इसका 1/r होता है। ओके, अगर इन्वर्स लेते हैं तो। अब बात करते हैं क्वेश्चन की, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन। इस तरीके का क्वेश्चन ESE 2021 में जैकोबियन का आया है। एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन, एक रीजन है R, उसके अंडर हमने अभी तक तो क्या वॉल्यूम देख रहे थे, अब एरिया देखते हैं। सो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है, बाउंडेड रीजन dy dx और dx dy, ये हमने सबसे शुरू में देखा था लेक्चर के। सो हम लिखेंगे लिमिट a से b और yu माइनस वाई एल, जो u के लिए हमारा है पहले वाले फंक्शन के लिए, माइनस वाई एल डी एक्स। इसको देखते हैं कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई, मतलब एक रीजन है दो अलग अलग कर्व से बाउंडेड है, ये अपर है ये लोअर है। तो बाउंडेड बाई वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3। तो ये हमने बनाया पैराबोला, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कुछ ऐसा पैराबोला होता है, क्योंकि ये 1 है इसलिए पैराबोला ऊपर से उठ गया, ये 1 से बना है, उठ के बना है। ओके, ये याद रखेंगे। सेकेंड, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3, ये एक लाइन है जिसका इंटरसेप्ट हमारा यहाँ पे वाई एक्सिस पे 3 है। ये ऐसी लाइन बना दी हमने, ये लाइन बना दी, और ये y एक्सिस पे भी मतलब y को 0 रखो तो x3, x को 0 रखो तो y3, मतलब ये लाइन 3 और 3 को कट करेगी। अब यहाँ से क्या समझ में आया, सबसे पहले इस तरह की क्वेश्चन में हम सॉल्व करते हुए निकालेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस। तो x 0 से 3 तक जा रहा है, मतलब ये 3 पे कट कर रहा है बट 3 तक नहीं जा रहा। हमारा एरिया क्या है इनके बीच का, तो हमारा एरिया ये है रीजन, और इस रीजन को सॉल्व करने के लिए हम ऐसा क्या लें जो हमारे दो रीजन ना बने। ओके, तो हमने देखा कि यहाँ पे हमने ये स्ट्रिप ली है कैसी,
ये हमने स्ट्रिप ली है वर्टिकल, ओके, वर्टिकल स्ट्रिप ली है। तो ये स्ट्रिप कहाँ से शुरू हो रही है, अगर इधर से बोलना शुरू हो रही है 0 से और इस लाइन तक जा रही है, जो लाइन की इक्वेशन है x के लिए, और y के लिए ये स्ट्रिप 1 से शुरू होगी और इधर तक जाएगी। तो ये एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मैं बोलूँ तो ये है, एक ये है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पैराबोला और लाइन के हैं। सो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड y इक्वल टू एक्स प्लस 3, ये इक्वेशंस हमें गिवन थी। इन इक्वेशंस को इंटरचेंज करके आप रख लो, इसको इसमें रखो, उसको उसमें रखो, ओके। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 3 माइनस एक्स, मैंने दोनों को इक्वेट कर दिया। इससे क्या आया, x आया -2,1, मतलब जो इंटरसेक्शन के पॉइंट हैं, ये वाला पॉइंट क्या है -2 और ये क्या है 1। सिमिलरली y के लिए निकालते हैं, तो पॉइंट्स हमने निकाले, तो x के लिए हमने मेनली निकाले, ये 1 है, ये जो पॉइंट है ये 1 है, ये -2 है, तो x को हमने वेरी करा दिया -2 से 1 तक। अब हमें बात करनी है y की, तो y क्योंकि वो x के इक्वेशन में गिवन है, तो y इक्वल टू उसी के टर्म में रखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 3 माइनस एक्स dy अपॉन dx। अब क्योंकि ये पहले dy किया है, तो dy का क्या होगा 1 dy का सीधे से y, उसमें अब ये x रखेंगे और फिर तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, आंसर आएगा 9/2। तो काफ़ी आसानी से आ गया। बस ये जो डायग्राम था, पहले तो आपको ये इक्वेशंस लिखनी आनी चाहिए। ये पैराबोला की है जिसको एक ऊपर उठा के बनाया है, ये लाइन की इक्वेशन है जिसमें y को 0 रखें तो 3 आएगा, x3 आएगा, और x को 0 रखें तो y3 आएगा। मतलब ये लाइन x एक्सिस पे और y एक्सिस पे दोनों जगह 3 को कट करते हुए बना दो आप, बस, और कुछ भी नहीं। तो जो 3D ज्योमेट्री है वो अच्छी होनी चाहिए इसके लिए, इंटीग्रेशन के एप्लीकेशंस के लिए, जो आपका 11th क्लास 11th का चैप्टर हुआ करता था। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय 2 पैराबोला, इसको ध्यान रखेंगे, 2 पैराबोला, एक 4ax है, एक x स्क्वायर इक्वल टू 4by(x स्क्वायर), तो इसका एरिया क्या होगा 16ab/3, मतलब a इससे निकालेंगे, इससे निकालेंगे अपॉन 3। अब बात करिए कि एक पैराबोला और एक लाइन, लाइन y इक्वल टू mx, तो यहाँ से m निकलेगा, यहाँ से a निकलेगा, इसका एरिया कितना होगा इन दोनों के बीच का, मतलब ये आपका पैराबोला है, ये ऐसी लाइन जा रही है, तो ये एरिया कितना होगा, सपोज ओके 8a² / 3m³, a पैराबोला का न्यूमरेटर में और m आपका लाइन का डिनोमिनेटर में। इनको अप्लाई भी करके देख लेते हैं। हमें दो पैराबोला दिए हैं लाइक दिस, y इक्वल टू 4x और x स्क्वायर इक्वल टू 4y, तो ये हमें क्या देगा 16/3 हमारे फॉर्मूले में था, इंटू a इंटू बी, तो a b दोनों यहाँ पे 4 है, सॉरी हमारी पैराबोला की इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो 4 तो ऑलरेडी होता है, तो यहाँ पे a b 1 है, तो हमारा 16/3 आंसर आ गया। सिमिलरली बात करी पैराबोला की, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, इसमें भी हमारा a 1 है और y इक्वल टू 2x, m 2 है, तो a को हमने 1 रखा, m को हमने 2 रखा, 8 इंटू 1 स्क्वायर अपॉन 3 इंटू 2 की पावर, मतलब 3 या क्यूब, तो आंसर आ गया 1/3। तो ये इनको हमने अप्लाई किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स, डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। अब ये जो शॉर्टकट्स कुछ हैं, या मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको याद रखेंगे। अब चेंज ऑफ वेरिएबल वाला कॉन्सेप्ट को लेते हैं, तो एरिया बाउंडेड बाई पोलर कर्व की अगर बात कर रहे हैं, तो ये आपका रीजन dy/dx, इसको आप चेंज करेंगे तो r/dr d थीटा, तो यहाँ पे क्या चीज़ है इंपॉर्टेंट, ये r आ रहा है अलग से, ओके, dr d थीटा, तो इसको चेंज कर दिया। तो एरिया ऑफ अ सेक्टर की बात करें, r इक्वल टू f थीटा, ओके, एक सेक्टर की बात कर रहे हैं जो कि θ1 और θ2 के बीच में है, तो उसमें r स्क्वायर आएगा, और मतलब केवल d थीटा है, dr तो हमने सॉल्व कर लिया, तो 1/2 θ1 से θ2, यहाँ पे dr नहीं है, तो ये θ1 और θ2 के बीच में दो पॉइंट, किसी सेक्टर की बात करें। अब जो ऊपर पढ़ा था उसको देखते हैं, एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाई r इक्वल टू, ये पोलर कोऑर्डिनेट है, a cos थीटा बिटवीन θ इक्वल टू 0 से π/2, तो क्या होगा 1/2 आपका a स्क्वायर, मतलब ये रखेंगे r d थीटा, क्या देखा था r स्क्वायर d थीटा, ये किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू r स्क्वायर d थीटा, r क्या है ये, इस r को हमने यहाँ रखा तो ये आ गया, और लिमिट 0 से π/2, ये सॉल्व हो गया, हमारा π² / 8 आ गया। इसको डायरेक्ट कैसे सॉल्व किया, क्योंकि ये इवन फंक्शन है, तो वो 2 टाइम्स वाला जो भी इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी लगती है, प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन, उसको लगा के इसको हम सॉल्व कर सकते हैं।
अभी थोड़ा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाई, एक हमारा ये रीजन है r इजकल टू 2 साइन थीटा, एक है r इजकल टू 4 साइन थीटा। ये r इजकल टू ये है तो ये क्या है, सर्किल की इक्वेशंस दी हैं, मतलब ये रेडियस दिया उस सर्किल का। तो एरिया अब इसमें क्या निकालेंगे कि इनके बीच में क्या होगा। अब r इजकल टू 2 साइन थीटा, अगर रफ स्केच की बात करें तो क्या है, ये छोटा सर्किल है, ओके, सेंटर सेम है। और अगर बात करें r इजकल टू 4 की तो ये बड़ा सर्किल है। तो इनके बीच का जो ये एरिया है, ये एरिया है, ये हमें निकालना है, इनके बीच का एरिया ये निकाल के बताना है। तो एरिया ऑफ r इजकल टू 4 साइन थीटा माइनस, ये माइनस है, एरिया ऑफ r इजकल टू दिस इज 2 साइन थीटा, ओके, ये कर देंगे तो इनका डिफरेंस आ जाएगा। बट इसका थोड़ा एक्चुअल स्केच बना के देखते हैं, ओके। ये किस तरीके से होता है, ये हमने पोलर कोऑर्डिनेट वाला सिस्टम बनाया, थीटा r, थीटा इजकल टू 0 टू पाई, ये एक्सेस पे थीटा इजकल टू π/2, ये पाई, ये 3π/2। मतलब दोनों का जो बेस पॉइंट है, क्योंकि ये पॉजिटिव है, क्या आ रहा है, r इजकल टू ये 4 साइन थीटा और वो 2 साइन थीटा, दोनों वैल्यूज पॉजिटिव हैं, इसलिए ये अपर रीजन में ही होगा, नीचे नहीं होगा, ओके। सो ये इनका जो लोअर पॉइंट सेम होगा, ये हमारा फाइनल निकल के आया है, ये हमारा फाइनल निकल के आया है, इसको हमें देखना है, इस हिसाब से बनाना है। तो ये क्या है, अब वहीं से बात करते हैं, एक स्ट्रिप लेते हैं, इसको स्ट्रिप को कहाँ से शुरू करना है, r इजकल टू 2 थीटा से शुरू करके ऐसे ऊपर जाना है, ऊपर जाना है, ये ऊपर ऐसे जाना है, ऊपर जाते जाते r इजकल टू 4 थीटा तक। तो थीटा क्या है, 0 से पाई, थीटा क्या है, ये 0 से शुरू होकर ये पाई तक जा रहा है, थीटा, थीटा की लिमिट, और r 2 साइन थीटा से 4 साइन थीटा तक, ये चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो ये r की लिमिट 2 साइन थीटा से 4 साइन थीटा, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। और ये फॉर्मूला हमें पता था, यहाँ पे r dr होता है, r dr d थीटा, तो r dr d थीटा में इसमें वैल्यूज लगाएंगे, आंसर निकालेंगे, सॉल्व आप खुद कर लेंगे, कॉन्सेप्ट यहाँ देखना है। तो ये सीधे 3 पाई आ गया। अब बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ सरफेस, एक सरफेस है पाई के फॉर्म में XYZ, उसका वॉल्यूम। तो वैसे तो ऐसे लिखते हैं, बट उसको चेंज करेंगे, तो हम क्या कर रहे हैं, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स को पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करने हैं, लेकिन z एक्सिस भी कर रहे हैं, ओके। मतलब ये सॉरी, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को हम पोलर तो पोलर में चेंज कर रहे हैं, जो हमने ऊपर किया, बस वहाँ पे एक डिफरेंस है, ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट होते हैं, ये फाई रो फाई और जेड। तो रो फाई में तो हम वैसे भी चेंज करते थे, या बोले तो रो थीटा में चेंज करते थे, उसको फाई मान लो, फाई और थीटा एंगल ही है, तो रो फाई जेड। बस हमने क्या किया है कि ये पोलर कोऑर्डिनेट है, एक्स इजकल टू रो कॉस फाई, वहाँ पे आर कॉस थीटा होता था, वाई इजकल टू रो साइन फाई, वहाँ पे आर साइन थीटा होता था, ये वही चीज़ है पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो आसान भाषा में बोले तो हम कर क्या रहे हैं, जब हम कार्टेशियन को सिलेंड्रिकल में चेंज कर रहे हैं, जब हम कार्टेशियन को सिलेंड्रिकल में चेंज कर रहे हैं, चेंजिंग, तो हम ये कर रहे हैं कि हम पोलर कोऑर्डिनेट को चेंज कर रहे हैं, मतलब पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज कर रहे हैं कार्टेशियन को, ये बोल सकते हैं, बट विद जेड एक्सिस, ओके, जेड एक्सिस और यहाँ पे आ जा रही है, ओके, क्योंकि जेड एक्सिस तो सेम ही है, जेड इजकल टू जेड। तो यहाँ पे क्या क्या चेंज हुआ, एक्स चेंज हुआ रो में, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक्स चेंज हुआ रो में, और वाई चेंज हुआ फाई में। अब बात करें, ये हमारा निकल के आया फाइनल इसका आंसर। तो इसको आंसर को याद करने के लिए, क्योंकि वहाँ आर मल्टीप्लाई होता था, उससे हमने क्या देखा, सेम चीज़ हो रही है, बस हमने डी जेड को बढ़ा दिया है, यहाँ पे रो मल्टीप्लाई कर दो, रो डी फाई डी सॉरी डी रो डी फाई डी जेड, ये है, मतलब ये ट्रिक और कॉन्सेप्ट पकड़ेंगे। अब बात आती है कि वॉल्यूम ऑफ सरफेस, अब स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में चेंज कर रहे हैं। स्फेरिकल में 3 अलग होते हैं, रो फाई थीटा तीनों मौजूद होते हैं इस तरीके से, और उसमें ये इक्वेशंस ऐसी होती हैं, एक्स इजकल टू रो कॉस थीटा साइन फाई, वाई इजकल टू रो साइन थीटा साइन फाई, एंड जेड इजकल टू रो कॉस फाई। तो यहाँ पे फिर वही बात है कि जैकोबियन का कॉन्सेप्ट आएगा जब इसको चेंज करेंगे फाई के टर्म में, तो ये हमारा जैकोबियन लगाएंगे, इसकी वैल्यू याद रख लेंगे, रो स्क्वायर और साइन फाई होती है, रो स्क्वायर और साइन फाई इसकी वैल्यू होती है, जो सॉल्व करके आप चाहो तो निकाल सकते हैं। अब इसी को यूज़ करते हुए जब हम इसको इसमें चेंज करेंगे, तो हम किस चीज़ को एक्स्ट्रा ले लेंगे, इसको एक्स्ट्रा ले लेंगे, रो स्क्वायर साइन फाई को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तब सॉल्व करेंगे। जैसे कि ऊपर आर निकाला था, आर कहाँ हमने निकाला था, किसी लेक्चर के काफ़ी शुरू में निकाला था आर, जो कि जैकोबियन की ही वैल्यू थी, ओके। आर को फिर हम हमने कार्टेशियन से
सिलेंड्रिकल में चेंज किया तो उसी आर की जगह हमने रो लिख दिया, क्योंकि वहाँ आर की जगह रो होता है, थीटा की जगह फाई होता है। ओके, तो ये चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं, इसको यहाँ से चेंज करेंगे तब स्फेरिकल में करेंगे। तो एक क्वेश्चन देखते हैं, द रीजन स्पेसिफाइड बाई रो फाई जेड, मतलब इसको देख के क्या समझ में आया, ये हमारा सिलेंड्रिकल है और लिखा भी है। ये रीजन दिया है रो 3 से 5, फाई ये और ये, और कुछ भी मतलब किसी फंक्शन पे इंटीग्रेशन नहीं करना, मतलब कुछ भी बाउंडेशन नहीं है, तो आप क्या करो, इनको अलग अलग करके लगा सकते हो, ये रो डी फाई। ओके, लेकिन यहाँ पर रो आ जाएगा, ये याद रखेंगे, फंक्शन कोई मौजूद नहीं है लेकिन डी फाई डी रो के संग रो होता है, तो रो तो हमारा आ जाएगा। और फिर ये हमारा डी फाई सिंपल डी जेड, उसमें जो इनकी वैल्यूज है उनको लगा देंगे, तो आंसर इस क्वेश्चन का आ रहा है 3π/2। फिर बात करते हैं, फाइंड द वॉल्यूम अंडर द प्लेन x प्लस वाई प्लस जेड इजकल टू 6 टेकन ओवर अ रीजन बाउंडेड बाई, एक रीजन है जो कि इनसे बाउंड कर रहा है, 3y इजकल टू 2x एंड x इजकल टू 3। अब ये साफ दिख रहा है कि लाइन्स हैं, x इजकल टू 3 स्ट्रेट लाइन है, ये इसका स्लोप है, y इजकल टू 2/3x, तो इसका स्लोप कितना है 2/3। सो हम इसको सबसे पहले सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, और ये फंक्शन दिया है x प्लस वाई प्लस जेड इजकल टू 6, हमें इसको फिगर में बनाना पड़ेगा। ये हमने बनाया, ये x इजकल टू 3 वाली लाइन बना दी, ये वाली ये लाइन है। ओके, ये लाइन है हमारी, और ये स्लैंटेड वाली लाइन है ये, तो इसके बीच का एरिया, मतलब ये एरिया हमसे पूछा जा रहा है, ये एरिया पूछा जा रहा है, और फंक्शन हमें गिवन है। तो डेफिनेशन ऑफ डबल इंटीग्रल भी यही कहता था कि किसी आप जब मतलब इसका एरिया, बीच का एरिया पूछ रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं कि सरफेस, जो भी सरफेस हमें दिया है, जो सरफेस दिया है, सरफेस क्या दिया है, ये इसका प्रोजेक्शन, जो हमने शुरू में प्रोजेक्शन वर्ड लिखा था इस लेक्चर के एकदम शुरू में स्टार्ट में, तो वो वही बात है कि ये हमको जो डबल इंटीग्रल होता है ये हमें वही प्रोजेक्शन ही निकाल के देता है। ओके, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ डबल इंटीग्रल, तो वॉल्यूम ओवर आर इस रीजन में, तो जेड एफ एक्स वाई डी वाई डी एक्स, इसमें आप कर दो, ठीक है, डी जेड तो लगाना नहीं है, एक्स और वाई में हो रहा है, ये हमने लगाया है 6 माइनस एक्स माइनस वाई डी वाई डी एक्स। अब हमें लिमिट्स लिखनी पड़ेंगी, लिमिट देखना पड़ेगा, तो ये y क्योंकि स्ट्रिप ऐसे ले रहे हैं, तो y कहाँ से शुरू हो रहा है, ये हाइट है, y ऐसे जा रहा है, x ऐसे जा रहा है, x 0 से 3 तक जा रहा है, तो x तो आसानी से 0 से 3 तक चला गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। बात रही y की, तो y नीचे तो 0 है, बट ऊपर किस पर टच कर रहा है, और कितना किसके हिसाब से चेंज हो रहा है, इस लाइन के हिसाब से चेंज हो रहा है, जो लाइन की इक्वेशन है, तो y इक्वल टू 2x/3, तो वही 2x/3 हमने यहाँ लिखा है, फिर तो सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 10। एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए कि फाइंड वॉल्यूम ऑफ सरफेस 2xy इक्वल टू, ये हमारा इक्वेशन है, टेकन ओवर रीजन आर इन xy प्लेन, और ये हमारा बाउंडेड बाय, ये हमें वो दिया है कि 0 से y 0 से x तक जाएगा, मतलब y की लिमिट 0 से x तक जाएगी, हमें दे दिया साफ, और x 0 से 12 तक जाएगा, तो इसको हम ट्रांसफॉर्म भी कर लेते हैं, तो ये हमारा आएगा। ओके, ये हमारा आएगा, इसमें हमने ये रख दी, लिमिट्स रख दी, बस इसको कुछ भी नहीं करना, सॉल्व करना है, एक बार एक चीज़ को कांस्टेंट लेके अगले को वेरिएबल मान के। नेक्स्ट बात करते हैं, फाइंड वॉल्यूम अंडर x प्लस वाई प्लस जेड इजक्वल टू 6, एक हमें लाइन दी है, मतलब सरफेस दिया है x प्लस वाई प्लस जेड इजक्वल टू 6 इन द फर्स्ट ऑक्टेंट, तो समझते हैं कि ये फर्स्ट ऑक्टेंट होता क्या है। सो हम देख रहे हैं ऑक्टेंट, ऑक्टेंट का सीधा सा मतलब है लाइक, लेट मी टेक दिस, ये आपका एक्स और वाई प्लेन है। ओके, सिर्फ 2 डायमेंशनल की बात कर रहे हो, एक्स और वाई, तो दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, क्वाड्रेंट बोले, क्वाड्रेंट और ऑक्टेंट नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा एकदम से। ओके, थोड़ा सा दिमाग लगाना, क्वाड्रेंट 4 क्वाड, ओके, वहीं से नाम आया क्वाड्रेंट्स, अलग अलग, जब हम डबल प्लेन की बात करते हैं एक्स और वाई की। अगर इन केस हम बात कर लें, लाइक मैं स्पेस लेता हूँ, मैं अगर बात कर लूँ थर्ड डायमेंशन की, 3 डायमेंशंस की, तो ये हमारे 3 डायमेंशंस हैं, तो पहला ऑक्टेट, यहाँ पे क्या होता है, ऑक्टेट नहीं होते, यहाँ पे ऑक्टेंट होते हैं, क्वाड्रेंट नहीं होते, ऑक्टेंट होते हैं, सॉरी ऑक्टेट। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये तो वैसे ही हो गए।
अब जो हम बात करते हैं कुछ ऐसी, तो ये क्या है कि ये जो एक प्लेन है, अब समझना इस बात को, ये जो एक प्लेन है, ये जो एक प्लेन है, तो इस प्लेन के एक पीछे की साइड को हमारा ऑक्टेट होगा, एक आगे की साइड को होगा, एक ये जो प्लेन है एक इसके ऊपर होगा, एक इसके नीचे होगा, ऐसे ये है। तो इस तरीके से हमारे 8 होते हैं टोटल जब हम 3 डायमेंशन की बात करें। यहाँ हम बात कर रहे हैं ये जो हमारे वे, ये तो 2 डायमेंशन की है। अब जब हमने तीसरी डायमेंशन डाल दी, इन्हीं 4 में हमने मान लो ये तीसरी डायमेंशन डाल दी, ये या ये जो लाइन है तीसरी डायमेंशन की है, तो इन्हीं के एक डबल डबल हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पे 8 होते हैं। तो ये बात कर रहा है कि उसमें से किसी एक की बात कर रहा है। ओके, मतलब जब 3 डायमेंशन डालते हैं तो ऑक्टेंट्स, और 2 डायमेंशन के लिए क्वाड्रेंट्स। ऑक्टेंट। ओके, तो ये बात करी, इसने दिया भी है कि ये हमने बात करी है x इक्वल टू ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, z ग्रेटर देन 0 के लिए, या x इक्वल टू 0 मतलब कि पॉजिटिव। तो ये हमें सीधे से बता दे रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑक्टेंट की बात कर रहा है, सॉरी ऑक्टेंट। तो यहाँ पे ये है फर्स्ट ऑक्टेंट से सीधे से आपको समझ जाना चाहिए, मतलब इन कोऑर्डिनेट से कि ये फर्स्ट ऑक्टेंट की बात कर रहा है। तो वॉल्यूम का ये फॉर्मूला होता है ट्रिपल इंटीग्रल के अंदर dz dy dx। यहाँ पे क्या लेते हैं, फाई हमको दिया है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6। ये फाई हमको दिया है, ये क्या है, एक तरीके का सरफेस है। अब हमें लिमिट इसको सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। ये क्या है, ट्रिपल इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन है, दिस इज ट्रिपल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है कि आपको सबसे पहले किसी एक को कांस्टेंट लेना है। ओके, कांस्टेंट लिमिट लेने के लिए आपको बचे 2 को 0 कर देना है, तो हमारा x 6 आ गया, तो हमारी लिमिट x 0 से 6 तक होगी, दिस इज फॉर x। ओके, अब ये ट्रिपल इंटीग्रेशन को हम डबल इंटीग्रेशन में चेंज करेंगे। अब हम क्या करेंगे, हमारा x तो फिक्स हो गया, अब हम y को करेंगे तो हम z को 0 कर देंगे। अब यहाँ पे 2 को 0 रखा है या 1 को, तो y x के टर्म में आ गया, ये हमारी ये लिमिट हो गई y की, ये y की लिमिट हो गई। और तीसरी लिमिट हमें निकालनी नहीं है क्योंकि हमने इन दो को फिक्स कर दिया x और y को। तो अब आप किसी को भी 0 नहीं रखेंगे, z को निकालने के लिए पुट नथिंग 0, और z आपका सीधा सा जो आपका सरफेस दिया है, सरफेस की इक्वेशन, उसी से आप निकाल लेंगे। तो आप जो अप्लाई करेंगे ये लिमिट्स, ये इसी z इक्वल टू एफ एक्स वाई को, मतलब ट्रिपल इंटीग्रेशन को आप एज अ डबल इंटीग्रेशन बना के सॉल्व करेंगे, और लिमिट भी हमने खुद निकाली। तो इसको सॉल्व करके सॉल्यूशन आ रहा है 36, वो आप सॉल्व करके देख लेंगे। अब बात करते हैं डिरिचलेट इंटीग्रल्स की, कुछ कॉमन मतलब फॉर्म में। तो 0 से इन्फिनिटी साइन ए एक्स अपॉन एक्स का अगर हम इंटीग्रेशन करें विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, ये आता है पाई बाई एक्स। ये याद रखने की चीज़ है, साइन ए एक्स अपॉन एक्स की बात करें। ओके, ए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि x की पावर l माइनस वन, m माइनस वन, n माइनस वन के फॉर्म में है। अगर x y z तीनों प्रोडक्ट में है और तीनों के कुछ ना कुछ पावर है जो कि इस फॉर्म में है, और ट्रिपल इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा ये क्या है, गामा फंक्शन l m n, और ये इनका सम +1, ये +1 होगा, यहाँ याद रखेंगे। तो ये कब अप्लाई होगा, अंडर द कंडीशंस, ये तभी अप्लाई कर सकते हैं जब ये कंडीशंस फुलफिल हो। कंडीशंस क्या कहती हैं कि x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, z ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, एंड x प्लस वाई प्लस जेड शुड बी लेस देन 1 और इक्वल टू 1। ये लेस देन बहुत इंपॉर्टेंट साइन है, इसको याद रखेंगे। ये फॉर्मूला है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन की, और अगर इन केस अगर ये x प्लस वाई प्लस जेड हमें 6 दिया है इस क्वेश्चन में, मान लो वॉल्यूम निकालना है, ये हमें 6 दिया है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब मान लो कि 1 है, मतलब 1 के रिस्पेक्ट में निकालना है। ऐसा नहीं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये क्वेश्चन भी बन सकता है एक तरीके से, मतलब मेरी बात का मतलब समझना। मान लो 1 है, सॉल्व करो, ये हमें दिया x प्लस वाई प्लस जेड इजकल टू 6, ये सरफेस है। तो अब इसको सॉल्व तो नहीं कर सकते क्योंकि हमने ऊपर देखा था x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल टू 1 आना चाहिए, ओके, ना ग्रेटर देन। हम इसको क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये हमारी कंडीशन थी। ओके, सब्स्टिट्यूट करेंगे, x इसको 6 को इधर ले आएंगे, x अपॉन 6 को u, y अपॉन 6 को v, z अपॉन 6 को w। तो हम लिख सकते हैं u प्लस वी प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 1। तो अब यहाँ पे हमारा डिरिचलेट कंडीशन लग सकती है, लग सकती है। तो अब क्योंकि ये निकाला है तो लिमिट सेम रहेंगी। अब क्योंकि x बड़ा है 0 से, तो x बाई 6 तो एक पॉजिटिव नंबर ही होगा ना, तो वो नंबर भी 0 से बड़ा होगा, तो u भी 0 से बड़ा होगा। अब क्योंकि u x इक्वल टू 6 के बराबर था, तो du dx बाई 6, या बोले तो dx इक्वल टू 6 du। तो इस वजह से जब हमने इन तीनों को बदला है इसमें, तो 3 6 आ गए, ये रीजन है इसका, 3 6 आ गए, जिसको हमने 6 क्यूब बाहर ले लिया।
अब इसमें लगाने के लिए यहाँ पे जैसे एक्स वाई जेड मौजूद होने चाहिए, तो ये हमारे यू वी डब्ल्यू मौजूद होने चाहिए थे, वो मौजूद ही नहीं है। हमने क्या किया, यू की पावर 1 - 1 जो कि होता है 1, और 1 तो मौजूद है ही। इस 1 को आप 3 बार लिख लो, 4 बार लिख लो, 10 बार लिख लो, कोई बात नहीं। तो ये इस फॉर्म में बना दिया। अब यहाँ से ये क्या एम एल एम और एन क्या आ गया 1 1 1, तो 6 क्यूब इंटू ये हमारा गामा 1 गामा 1 गामा 1 जो कि होता है 1 अपॉन गामा 4। गामा 4 क्या होता है, या फिर गामा n प्लस 1 क्या होता है, n फैक्टोरियल। n प्लस 1 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे n क्या है 3, तो 3 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल इज 6, तो आंसर बचा 36। ओके, तो इसका आंसर बचा 36। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ 3 डायमेंशनल रीजन आर, वेट अ मिनट, अ 3 डायमेंशनल रीजन आर ऑफ फाइनाइट वॉल्यूम इज प्रिस्क्राइब्ड बाई, 3 डायमेंशनल का रीजन है या फिर फाई सरफेस जो भी, तो उसके अंदर बंद है। z हमारा 0 से 1 तक है। ओके, ये चीज़ है। तो ये एक तरीके से बोल सकते हैं क्या, सरफेस की इक्वेशन दी है हमें, जो कि सरफेस हमने सबसे शुरू में देखा था कैसे बनता है, जो हमने ये वाला फिगर देखा था, ये ऐसा कुछ था, सर्किल से मिलके बनता है, ये सर्किल से बना के तब हमारा सरफेस बनता है। तो ये क्या है, एक तरीके से फॉर्म्ड बाय सर्किल्स। तो इसको हम कंपेयर करेंगे किससे, सर्किल की इक्वेशन। सर्किल की इक्वेशन क्या कहती है, ये सर्कल की क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन या इक्वल टू आर स्क्वायर। आर रेडियस है, तो वो आर स्क्वायर हमारा यहाँ जेड क्यूब के इक्वल है। ओके, तो इसका वॉल्यूम निकालने के लिए हम एरिया ऑफ सर्कल्स निकाल लेंगे और उसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो वॉल्यूम इज इंटीग्रेशन ऑफ पाई आर स्क्वायर, या फिर बोले तो पाई आर स्क्वायर जेड क्यूब है, तो पाई जेड क्यूब, और इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया, ये इंटीग्रेशन करने के बाद ही है, इंटीग्रेशन इसका पाई जेड की पावर 4/4, जेड क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा, जेड क्यूब डी जेड, जेड की पावर 4/4, इसमें 1 लगा देंगे तो केवल बचा पाई और अपॉन 4। तो ये इसका आंसर है। यहाँ पे हमारा कैलकुलस खत्म होता है। मेन हमारा डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस, अभी वेक्टर कैलकुलस के बाद।